Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you're most welcome to Wealthy's YouTube channel. Do you know many millionaires invest in real estate as a regular part of their investment? जैसे हम गोल्ड में रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं, इक्विटीज में इन्वेस्ट करते रहते हैं, वैसे ही कुछ लोग ना रियल इस्टेट के दीवाने होते हैं और रियल इस्टेट में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमें भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो और अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। बट आप सोचते रहोगे यार यहाँ पे तो 15-20 हज़ार की नौकरी नहीं मिल रही है, हम रियल इस्टेट जो 1 CR का रहता है वो कैसे खरीदे। 1 CR यानी कि हम बात कर रहे हैं मुंबई सिटी की, जहाँ पे 1 करोड़ के नीचे तो कोई घर मिलता ही नहीं है। तो हम रियल इस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करें, ये जानने के लिए आज का वीडियो पूरे एंड तक देखना, क्योंकि आपको रियल इस्टेट में मिनिमम सिर्फ 350 रुपीज़ से कैसे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो ये पूरे वीडियो में आज कवर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, यू हर्ड इट राइट, वी कैन इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 350 ओनली। आप सोचते रहोगे यार यहाँ पे तो 50-60 लाख 1 करोड़ के नीचे घर नहीं मिलते हैं और मैं 350 रुपीज़ में रियल इस्टेट बाय करने की बात कर रही हूँ। वी हर्ड इट राइट, यू हर्ड इट राइट। यहाँ पे ना हम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 2019 में। जैसे हम स्टॉक मार्केट में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, वैसे ही हम रियाट्स के यूनिट्स बाय एंड सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे। जो ये रियाट्स होते हैं ना, वो प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं। यहाँ पे जो स्पॉन्सर्स रहते हैं वो रिएट क्रिएट करते हैं और उनके जो भी ओनरशिप और असेट्स रहते हैं वो ट्रस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं एंड इन एक्सचेंज हमको रियल इस्टेट के यूनिट्स मिलते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, वैसे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में हमें यूनिट्स मिलता है रियल इस्टेट्स का। हम इन्वेस्टर्स यहाँ पे 2 तरीके से इनकम बना सकते हैं। फर्स्ट इज डिविडेंड एज अ पार्ट ऑफ रेंटल्स एंड सेकेंड यहाँ पे आ जाता है कैपिटल अप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। जैसे हम रियल इस्टेट में अगर इन्वेस्ट करते थे फिजिकल रियल इस्टेट में, तो हमें रेंटल्स मिलता था, या फिर अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते तो उसमें कैपिटल अप्रिसिएट होता है। सेम वे में जब हम रियाट्स में इन्वेस्ट करते तो हमें दोनों फ़ायदा मिलता है। अब जब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनते हैं तो सेबी यहाँ पे रेगुलेट करती है और उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट है जो रियाट्स को फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला है कि जो उनका 90% कैश फ्लोज है वो उनको पे आउट करना पड़ेगा अपने यूनिट होल्डर्स को। सेकेंड मोस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सेट बाय सेबी इज दैट कि जो भी उनका असेट्स है उसमें से 80% कंप्लीट रहने चाहिए और वो इनकम जनरेटिंग रहने चाहिए। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 60% 50% इनकम्प्लीट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर दिया और उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं और यूनिट्स जनरेट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। दैट इज़ रॉन्ग एंड एग्जीक्यूशन रिस्क यहाँ पे लग जाता है। तो इसीलिए सेबी का गाइडलाइन है कि 80% ऑफ देयर असेट जो है वो कंप्लीटेड और इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ में होना चाहिए। वो फिर लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, बट 80% शुड बी कंप्लीटेड एंड इनकम जनरेटिंग। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया सेट बाय सेबी इज़ कि यहाँ पे ना जैसे हम कंपनीज के लिए IPO लाते हैं तो कंपनी के प्रोमोटर्स को ना कुछ होल्डिंग्स अपने पास रखनी पड़ती है और बाकी का होल्डिंग्स फिर वो पब्लिक करते हैं। सेम वे में जब यहाँ पे कंपनीज जो है रियाट्स जो है वो जब इशू करती है रियाट्स का यूनिट, तब कुछ यूनिट्स ना स्पॉन्सरर्स के पास होने बहुत ज़रूरी। जैसे यहाँ पे प्रमोटर्स रहते हैं, यहाँ पे स्पॉन्सरर्स रहते हैं, तो स्पॉन्सरर्स के पास यूनिट होना बहुत ज़रूरी है एंड उसके बाद ही वो पब्लिक के लिए ओपन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ IPOs। अब हम जानते हैं कि जब हमें रियाट के यूनिट्स बाय करने हैं तो हमें कौन से फैक्टर्स चेक करने चाहिए। जब हम शेयर्स बाय करते हैं तो हम EPS, P रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ये सारे रेशियोज हम चेक करते हैं। बट ये सारे रेशियोज हम रियात के यूनिट बाय करते वक्त नहीं देखते। यहाँ पे हम फैक्टर्स देखते हैं जैसे कि वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी कितना है, नेट कैश फ्लोज कितना है, लोन टू वैल्यू कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड कितना है। ये सारे फैक्टर्स हमें चेक करने होते हैं। अब समझते हैं ये सारे फैक्टर्स हम वन बाय वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी। जब भी हम कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि वो वेकेंट ना रहे। इसके लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है वो कितना पीरियड तक वो ऑक्यूपाइड था
और कितना पीरियड बचा है कि वो अब कितना वेकेंट रह सकता है। तो हम ये रेशियो हमेशा कैलकुलेट करते हैं जब भी रियाज के यूनिट बाय करने हो। तो ये जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी उतना कम वेकेंट रहेगा। हम वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी का मतलब है कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि वो कितना ऑक्यूपाइड था और कितना टाइम बचा है कि वो वेकेंट रहेगा। तो जितना ज़्यादा ऑक्यूपाइड उतना ज़्यादा अच्छा है। तो जितना ज़्यादा वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी का नंबर रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, एंड दिस इज कैलकुलेटेड इन ईयर्स। सेकेंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड। डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड का मतलब है कि कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है और उसमें से कंपनी ने अब तक कितना पे आउट दिया है। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एज पर सेबी गाइडलाइंस ना 90% पे आउट देना पड़ता है उन लोग को अपने कैश फ्लो से अपने यूनिट होल्डर्स को। तो डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड जितना हायर रहेगा उतना बेटर है। थर्ड आता है नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी के पास कितना पैसा बचा है अपने यूनिट होल्डर्स को पे करने इन केस कंपनी बैंकरप्ट जाती है तो। और फिर आता है LTV यानी कि लोन टू वैल्यू। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी के पास कितने डेट्स आउटस्टैंडिंग है और कंपनी के पास कितना असेट्स है उसके सामने। जैसे हम नॉर्मली डेट टू इक्विटी रेशियो निकालते हैं कि कंपनी के पास इतना डेट्स है और उसके सामने उनके पास इतना इक्विटी है, इतने असेट्स है अपने इक्विटी होल्डर्स को पे ऑफ करना है। सेम वे में हम लोन टू वैल्यू निकालते हैं रिएट के केस में, जहाँ पे ट्रस्ट के पास कितना डेट्स है और उसके अगेंस्ट उनके पास कितने असेट्स है पे ऑफ करने, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो जितना लो एवरेज रहेगा, लो लेवरेज रहेगा, उतना बेटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स दैट विल गिव यू कि व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट एंड क्यों आपको टर्म इंश्योरेंस आज ही करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है, वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो? हाउ विल माई पेरेंट्स या माई स्पाउस विल पे दी EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी है यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam free advices and a swift post purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है, आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।